मेनका को बेहोश देखकर प्रशांत का दिल कांप गया। वासु और प्रिया भी भागते हुए प्रशांत के पास आ गए। उन सब ने मेनका को जगाने की कोशिश की। प्रशांत ने मेनका के गाल पर थप्पड़ मारा और उसे हिलाते हुए बोला, उठो मेनका उठो। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम ठीक हो? उठो, उठो मेनका। प्रिया ने भी मेनका को हिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद मेनका ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। फिर वो कराहती हुई उठकर बैठ गई। मेनका ने अपने सर को पकड़ा और बोली, ये सब क्या हो रहा है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है सर अभी फट जाएगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? प्रशांत, तुम ठीक तो हो ना? मेनका को होश में देखकर तीनों लोगों की जान में जान आ गई। प्रशांत ने मेनका से कहा, मैं ठीक हूं, मगर हम सबको तुम्हारी ज्यादा चिंता हो रही है। तुम्हारा ये रूप देखकर मैं एकदम हैरान ही हो गई। तुमने कैसे अपने आप को बदलकर उस काले साए से लड़ाई की? देखते ही देखते तुम एकदम अलग तरह की मेनका में बदल गई थी। मैंने तुम्हें इतना स्ट्रांग आज से पहले कभी नहीं देखा। प्रिया ने कहा, हम जिसको सबसे कमजोर कड़ी समझ रहे थे, आज उसी ने सबसे ज्यादा हमारी मदद की। मुझे लगता है कि अब हमें पाताल लोक से वापस धरती पर चले जाना चाहिए। मेनका की तबीयत अभी भी खराब लग रही है, वासु ने कहा और मेनका को सहारा देकर उठाने लगा। प्रशांत ने भी मेनका को अपने कंधे का सहारा दिया। वो सब लोग पाताल लोक से जाने ही वाले थे कि अचानक प्रशांत को पीछे से किसी ने ललकारा, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अभी मेरा तुम्हारा अकाउंट सेटल नहीं हुआ है। सुनील अपनी कठोर आवाज में प्रशांत पर चिल्ला रहा था। प्रशांत ने पलट कर देखा। सुनील अपने एक छोटे से ग्रुप के साथ पाताल लोक में आ गया था। उसके ग्रुप के लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। सुनील पाताल लोक के अंदर कैसे आया? वासु ने परेशान होते हुए प्रशांत से पूछा। प्रशांत के दिमाग में भी वही कंफ्यूजन घूम रहा था। सिचुएशन को देखकर प्रशांत समझ गया था कि अब पाताल लोक में रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं होगा। उसने तुरंत वासु से कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि अब यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। सुनील ने पाताल लोक के बारे में पता लगा लिया है और अपने आदमियों को भी लेकर यहां आ गया है। इसका मतलब उसने जरूर कुछ असाधारण किया होगा, नहीं तो उसके लिए यहां होना नामुमकिन है। और सुनील को देखकर लग रहा है कि अब उसकी पावर भी बढ़ गई है। वासु, तुम तुरंत प्रिया और मेनका को लेकर पाताल लोक से चले जाओ। मैं इनको कुछ देर तक यहीं रोकने की कोशिश करता हूं। नहीं, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, प्रिया और मेनका ने एक साथ बोला। मैं यहां पर रुकने वाला नहीं हूं। मैं भी तुम लोगों के साथ पाताल लोक से बाहर निकल जाऊंगा, मगर जब तक तुम लोग यहां से नहीं चले जाते, मुझे सुनील और उसके ग्रुप का अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बहस मत करो और चुपचाप वासु के साथ यहां से चले जाओ, प्रशांत ने सख्ती से तीनों लोगों को बोला। वासु ने प्रिया और मेनका का हाथ पकड़ा और उनको पाताल लोक से बाहर ले जाने लगा। वासु और प्रिया जैसे ही पाताल लोक से निकले, अचानक ही मेनका ने अपना हाथ छुड़ाया और प्रशांत के पास भागकर पहुंच गई। उधर प्रशांत सुनील को रोकने की कोशिश कर रहा था। सुनील का चेहरा और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था। सुनील का चेहरा गुस्से से डरावना लग रहा था। उसने प्रशांत से कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत हो गया तुम्हारा लुका छुपी का खेल। यहां अब तुम्हें बचाने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। देखता हूं अब तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। फिर सुनील ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और हवा से एक साइक्लोन बना लिया। उसने वो साइक्लोन तेजी से प्रशांत की तरफ फेंका। इससे पहले कि वो साइक्लोन प्रशांत से टकराता, मेनका ने प्रशांत को धक्का दे दिया और वो दोनों जमीन पर गिर गए। साइक्लोन प्रशांत के कान के पास से होते हुए निकल गया और पीछे जाकर एक बड़ी सी इमारत से टकरा गया। देखते ही देखते वो ऊंची और लंबी बिल्डिंग दो टुकड़ों में टूट गई। मेनका ये देखकर हैरान थी। उसने प्रशांत से कई बार सुना था कि सुनील बहुत ही ताकतवर है। आज उसने सुनील की ताकत को देख भी लिया था। अरे, तुम यहां पर क्यों आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि वासु के साथ धरती पर चले जाओ, प्रशांत ने मेनका से चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मेनका ने जवाब दिया।
प्रशांत ने देखा कि सुनील भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बिना कुछ बहस किए प्रशांत तुरंत जमीन से उठा और सुनील की तरफ भागने लगा। प्रशांत ने अपना मुक्का बनाया और सुनील के सीने पर तेजी से वार किया, मगर सुनील को कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत का वार सुनील को हिला तक नहीं पाया। प्रशांत की असफलता को देखकर सुनील तेज तेज हंसने लगा। फिर उसने अपने एक ही हाथ से प्रशांत को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और दूर जमीन पर फेंक दिया। प्रशांत जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। प्रशांत को घायल होता देख मेनका घबरा गई। वो भागती हुई प्रशांत के पास आई। इससे पहले कि प्रशांत मेनका को वहां से जाने के लिए कहता, सुनील ने कहा, प्रशांत प्रशांत प्रशांत, तुम वैसे बहुत ही लकी इंसान हो। तुम्हारे पीछे एक नहीं तीन तीन लड़कियां पड़ी हुई है, और आज इस हसीना को क्या तुम मेरे हवाले करने के लिए लाए हो? सुनील की बात को सुनकर प्रशांत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और खड़ा होकर सुनील से लड़ने के लिए तैयार हो गया। सुनील ने भी प्रशांत को मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाकर मुक्का बना लिया, मगर इससे पहले कि सुनील और प्रशांत आपस में लड़ाई कर पाते, उन दोनों ने एक भयानक आवाज को सुना। प्रशांत के कानों में फिर से एक आदमी की इलेक्ट्रॉनिक जैसी आवाज पड़ी। खबरदार जो प्रशांत को छुआ भी तो, एक नौकर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रशांत पर हाथ उठाओ। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मेनका ने सुनील से कहा। सुनील भी मेनका की आवाज को सुनकर चौंक गया, मगर अभी भी उसे मेनका की ताकत के बारे में नहीं पता था। उसने मेनका की धमकी को नजरअंदाज किया और प्रशांत से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेनका हवा में उड़ी और एक काले रंग का धुआं मेनका के चारों ओर मंडराने लगा। मेनका जमीन पर एक बिल्ली की तरह कूदी और अपनी आंखें खोली। प्रशांत ने देखा कि मेनका की आंखें चमकीली लाल रंग की हो गई थी। मेनका ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और काले रंग के धुएं को समेटकर एक बॉल का शेप दिया। फिर उसने वो बॉल बड़ी तेजी से सुनील की तरफ फेंकी। सुनील को मेनका की शक्ति का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसने अपने दोनों हाथों से बॉल को रोकने की कोशिश की, मगर रोकना तो दूर, सुनील उस बॉल की पावर से जमीन पर गिर गया। जैसे ही बॉल जमीन पर गिरी, वहां पर 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया और जमीन में चारों तरफ दरारें आ गई। जमीन पर गिरने से सुनील को भी बहुत चोट आई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सुनील ने उठने की कोशिश की, मगर टूटी हुई हड्डियों की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पाया। तभी सुनील को बचाने के लिए उसके ग्रुप के लोग भाग कर आने लगे। मेनका ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए ग्रुप की तरफ देखा। फिर उसने अपने हाथों से काले धुएं का एक टॉर्नेडो बना लिया। उस टॉर्नेडो को मेनका ने सुनील के ग्रुप की तरफ फेंक दिया। सुनील के ग्रुप के सभी लोग हवा में उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे टॉर्नेडो को मेनका अपने एक हाथ से कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को घुमाया, सुनील के ग्रुप के लोगों का दम घुटने लगा। मेनका ने तुरंत ही काले धुएं को अपने हाथ में वापस ले लिया। सुनील के ग्रुप के सारे लोग हवा से सीधे जमीन पर गिरे और गिरते ही मर गए। मेनका ने पलटकर सुनील की तरफ देखा। मेनका की आंखों में खून दिख रहा था और उसके दिमाग पर जुनून छाया हुआ था। उसने एक के बाद एक अपने हाथों से काले रंग का धुआं निकाला और सुनील की तरफ पिस्तौल की बुलेट की तरह फेंकने लगी। सुनील भी मेनका के वार को संभाल नहीं पा रहा था। वो बार बार जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर जा रहा था। प्रशांत ये सब देखकर हैरान था। वो मेनका की आवाज को सुनकर समझ गया था कि वो आवाज मेनका के सपनों वाले भूत की थी, मगर प्रशांत को ये नहीं पता था कि अब वो भूत मेनका पर हावी होने लगा था। अब वो भूत सिर्फ सपनों में नहीं रहता था, बल्कि मेनका की हकीकत भी बनने लगा था। प्रशांत ने जैसे ही अपने कदमों को सुनील की तरफ जाने के लिए बढ़ाया, उसको किसी ने अचानक से सीने पर मार कर गिरा दिया। प्रशांत के सामने एक आदमी काले कपड़े और मास्क लगाए हुए खड़ा था। प्रशांत ने पलटकर उसको भी एक मुक्का मारा। मुक्का मारते ही उसका मास्क नीचे गिर गया। प्रशांत अब उसका चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। प्रशांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तुम तो सुनील के खिलाफ थे ना?
और तुमने सुनील से लड़ने के लिए कितनी बार मेरी मदद भी की थी। फिर अचानक तुम उसके ग्रुप में कैसे शामिल हो गए विजय? प्रशांत ने कहा। विजय ने गुस्से से प्रशांत को देखा। प्रशांत ने देखा कि विजय का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के हिप्नोसिस में था। विजय ने चिल्लाते हुए प्रशांत से कहा, भाषण देना तुम्हारी पुरानी आदत है। दोस्ती तो मैंने तुमसे निभाई थी, तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक मैं तुम्हारे काम आता रहा तब तक तुम मुझे अपने मकसद के लिए यूज करते रहे, मगर जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम पीठ दिखाकर वहां से चले गए। कहां थे तुम जब मेरे घर वालों के साथ अत्याचार हो रहा था? कैसी बातें कर रहे हो विजय? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? तुम्हारा फोन आते ही मैं गांव आया था और रंजीत को पकड़ने में तुम्हारी मदद भी की थी। मैंने कमिश्नर से फोन करवाकर इंस्पेक्टर से रंजीत को पकड़वा दिया था और यही सही कानूनी तरीका था, प्रशांत ने विजय को समझाते हुए कहा। प्रशांत की बात को सुनकर विजय गुस्से से बौखला गया। उसने खिसियाते हुए प्रशांत से कहा, किस कानून की बात कर रहे हो? उस कानून की जिसने रंजीत को पकड़ तो लिया मगर उसके गुनाहों पर रोक नहीं लगा पाया। भले ही रंजीत जेल में था मगर वो जेल से भी मेरे पिता और मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तुम तो वहां से झट से चले गए, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बाद हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। उस समय अगर किसी ने मेरी मदद की तो वो सुनील था। अगर सुनील ने रंजीत को जेल में नहीं मारा होता तो इस समस्या का समाधान कभी नहीं निकलता। सुनील ही एक ऐसा इंसान है जो हर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। तुम सिर्फ प्रॉब्लम से लड़ने का झूठा दिखावा करते हो, मगर सुनील उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। वो एक सच्चा लीडर है और इसीलिए उसको सपोर्ट करने में मुझे खुशी मिलती है, विजय ने कहा। तुम पूरी तरह से सुनील के वशीकरण में आ गए हो ना? ये तुम नहीं, सुनील बोल रहा है। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। प्रशांत ने विजय के कंधों को पकड़ा और उससे कहा। तभी विजय ने अचानक गुस्से से प्रशांत के ऊपर अटैक कर दिया। प्रशांत जमीन पर गिर गया। मैं किसी के भी वशीकरण में नहीं हूं, बल्कि अब मुझे असलियत साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। मैं तुम्हारा यहां भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं, विजय ने प्रशांत से कहा। विजय का एक घूंसा पड़ते ही प्रशांत के हाथ की हड्डी टूट गई। प्रशांत को पता था कि विजय ताकतवर हो गया था, मगर आज उसकी ताकत कई गुना बढ़ी हुई लग रही थी। प्रशांत समझ गया था कि यह सारा खेल सुनील का रचाया हुआ है। प्रशांत ने अपने आप को उठाने की कोशिश की। विजय प्रशांत को मारने के लिए दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। तभी अचानक एक काले रंग का धुआं विजय की तरफ बढ़ा और उसको गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस काले रंग के धुएं के हाथ बन चुके थे और वो हाथ विजय का गला घोट रहे थे। अगर प्रशांत से कुछ भी उठपटांग बोला तो यही तुम्हारी कब्र बना दूंगी। मेनका की भयानक और चीखती हुई आवाज सबके कानों में पड़ी। प्रशांत को यह समझ में आ गया था कि मेनका विजय को भी पहचान नहीं पा रही थी और अगर प्रशांत ने कुछ नहीं किया तो मेनका विजय को मार देगी। क्या प्रशांत विजय को बचा पाएगा? क्या मेनका के सपनों का भूत मेनका के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा? अब सुनील से बचने के लिए प्रशांत को क्या करना होगा, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मेनका ने अपनी शक्ति से विजय को हवा में उठाया हुआ था। उसकी पकड़ विजय के गले पर बढ़ती ही जा रही थी। प्रशांत ने देखा कि विजय को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और विजय के चेहरे पर बेहोशी छा रही थी। तभी सुनील वहां पर दौड़ता हुआ आया और मेनका को धक्का देने की कोशिश की। सुनील के वार का मेनका पर कोई असर नहीं हुआ, मगर मेनका ने अपने दूसरे हाथ से एक और काले धुएं की रस्सी बनाई और सुनील को भी हवा में उठा लिया। अब दोनों सुनील और विजय मरने की कगार पर थे। प्रशांत ये सब खड़े होकर देख रहा था। उसने मेनका से कहा, मेनका तुम अपने सपने के भूत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अपने आप को संभालो और देखो तुम क्या कर रही हो। अगर तुमने विजय को अभी नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगा। मेनका ने प्रशांत की तरफ घूरते हुए देखा।
उसकी आंखें लाल हो गई थी। मेनका का चेहरा गुस्से से खौल रहा था। उसे प्रशांत की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपनी शक्ति से विजय और सुनील को मारने में लगी रही। तभी अचानक उसने प्रशांत की तरफ देखा। जैसे ही प्रशांत के मुंह से मेनका ने विजय का नाम सुना, तो एक और काले धुएं की रस्सी बनकर प्रशांत के गले की तरफ बढ़ने लगी और काले धुएं की रस्सी आकर प्रशांत के गले से लिपट गई और प्रशांत के गले को घोंटने लगी। अब प्रशांत को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रशांत ने मेनका से दोबारा कहा, मेनका, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। तुम इस सपनों के भूत की बातों में मत आओ। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो अभी के अभी इसी वक्त अपने शरीर पर कंट्रोल लो। प्रशांत की आवाज सुनकर मेनका के चेहरे का रंग बदलने लगा। जितनी बार प्रशांत मेनका का नाम पुकारता था, उतनी बार मेनका अपने आप को सपनों के भूत से छुड़ाने की कोशिश करती थी। प्रशांत धीरे धीरे मेनका की तरफ बढ़ा और उसके नाम को लगातार पुकारता रहा। मेनका की भी पकड़ सुनील और विजय पर से कमजोर हो रही थी। काले धुएं की शक्ति कम पड़ने लगी और अचानक ही सुनील और विजय जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही सुनील और विजय दोनों को बहुत चोट आई। उनमें प्रशांत से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। वो तुरंत ही वहां से भाग गए। प्रशांत के गले की भी रस्सी कमजोर पड़ गई और प्रशांत भी जमीन पर गिर गया। इधर मेनका भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इस समय प्रशांत को सुनील और विजय से ज्यादा मेनका की चिंता थी। उसने मेनका को उठाने की कोशिश की, मगर जब प्रशांत के बहुत हिलाने के बाद भी मेनका को होश नहीं आया, तब प्रशांत डर गया। प्रशांत ने मेनका का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और फिर उसके कानों के पास आकर बोला, मेनका, वापस आ जाओ। मेनका, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेनका के शरीर में हलचल होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्रशांत ने ध्यान दिया कि अब मेनका की आंखें लाल नहीं दिख रही थी। मेनका होश में आते ही उठकर बैठ गई। उसने तुरंत प्रशांत से पूछा, क्या क्या हुआ? प्रशांत, क्या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? तुम तो ठीक हो ना? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह की चोट पहुंचाई? मेनका को प्रशांत के गले पर रस्सी का घाव दिख रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये निशान तो लड़ाई की वजह से आए हैं। तुम इन पर ध्यान मत दो। प्रशांत ने मेनका को मनाते हुए कहा, मगर प्रशांत की आंखों में मेनका ने झूठ को देख लिया था। वो समझ गई कि प्रशांत उसको बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहा था। फिर मेनका ने चारों तरफ देखा। वहां पर अभी भी सुनील के ग्रुप के लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। क्या इन इन सबको मैंने मारा है? प्रशांत, जिस बात का डर था वही हो रहा है। मेरे अंदर का भूत मेरे ऊपर हावी होने लगा है और सिर्फ अभी नहीं, अब वो मेरी हकीकत भी बनने लगा है। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वो कभी भी मेरी जगह लेकर खड़ा हो जाता है और उसके वश में आकर मैं ऐसे काम करती हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए। मेनका ने रोते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत ने मेनका के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोला, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। आज तुम्हारी वजह से हम सब की जान बच गई। सुनील की पूरी आर्मी खत्म हो गई और अब सिर्फ सुनील और विजय बचे हैं। तुम्हारी वजह से हम सुनील जैसे पावरफुल इंसान से लड़ पाए। मगर अब मैं क्या करूं प्रशांत? मैं इस तरह तो नहीं रह सकती ना। तुम सबकी हिफाजत के लिए मेरा मरना जरूरी होगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाए। मेनका ने प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी अचानक मेनका की नजर जमीन पर पड़े हुए चाकू पर गई। उसने भावनाओं में बहते हुए चाकू को अपने हाथ में उठा लिया। मेनका उस चाकू से अपने आप को मारने ही वाली थी कि प्रशांत ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेनका के हाथ से चाकू हटाते हुए प्रशांत ने कहा, बेवकूफी की हरकतें मत करो। तुम्हारी जान देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। रुको, मैं कुछ सोचता हूं। एक बार मैं होरी से पूछता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सके। फिर प्रशांत ने वहां पर पड़ी हुई लाशों को देखा। फिर उसने जमीन पर पड़े यंत्र की मदद से खूनी कुआं बना दिया। देखते ही देखते वहां पर एक खून से लथपथ कुआं बन गया था, जिसमें से काले रंग का साया निकल रहा था।
होरी ने निकलते ही प्रशांत से बोला, लगता है आज तुम बहुत खुश हो। इतनी सारी बलि चढ़ाकर तुमने तो मेरी दावत ही कर दी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहते हुए अजीब लग रहा है, मगर तुम्हारे जैसी काली शक्ति से मुझे आज मदद मांगनी पड़ रही है। तुमने मेनका के अंदर के भूत को तो देखा ही है, क्या तुम उसको भगाने में मेनका की मदद कर सकते हो? प्रशांत ने पूछा। होरी ने वहां पड़ी सारी लाशों को अपने अंदर समा लिया। फिर उसने घूमकर मेनका को ध्यान से देखा। प्रशांत के सामने आकर होरी ने कहा, मामला थोड़ा पेचीदा है। मैंने इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को देखा भी है और भुगता भी है, इसलिए मुझे पता है कि वो क्या कर सकती है। वैसे तो मुझे भी यकीन नहीं था कि वो ऊर्जा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, मगर जब पिछली बार मैंने उसको देखा तब मैं समझ गया। ध्यान से सुनो मेरे नौकर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे और बलि चाहिए। इतनी सारी बलि तो मैं तुम्हें पहले ही चढ़ा चुका हूं, तुम्हें और कितनी बलि चाहिए? प्रशांत ने हैरान होते हुए पूछा। होरी ने अपनी लाल आंखों से इधर उधर देखा और फिर काले धुएं से एक हाथ बना लिया। उस हाथ की 5 उंगलियों को उसने प्रशांत को दिखाया। अच्छा, 5 और बलि चाहिए, ठीक है, दे दूंगा। प्रशांत ने होरी का इशारा समझते हुए कहा। 5 नहीं, 50 बलि चाहिए मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर जो राक्षस समाया हुआ है वो इतनी आसानी से बाहर निकल जाएगा? मेरे भी कुछ असूल हैं और मुझे भी सोची समझी प्रक्रिया के तहत काम करना पड़ता है। मंजूर हो तो आगे बोलो। होरी ने प्रशांत से बोला। प्रशांत ने होरी से बहस करना इस समय ठीक नहीं समझा। उसे मेनका की चिंता हो रही थी। उसने हाँ में सर हिला दिया और काम आगे बढ़ाने का इशारा किया। होरी ने मेनका को ध्यान से देखा, फिर अपनी एक उंगली से काले रंग का धुआं निकाला। वो धुआं मेनका के चारों तरफ मंडराने लगा। फिर धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और मेनका की नाक के अंदर घुस गया। कुछ ही सेकंड में वो धुआं पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी तरकीब इस पर नाकामयाब कैसे हो सकती है? होरी ने परेशान होते हुए प्रशांत से कहा। तो क्या तुम्हारे पास भी इसका इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो करो जिससे मेनका ठीक हो जाए। प्रशांत ने हड़बड़ाते हुए होरी से कहा। होरी ने कुछ देर तक सोचा और फिर प्रशांत से कहा, काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे ज्यादा ताकत इस्तेमाल करनी होगी। अपने बलि के सौदे को बढ़ाना पड़ेगा। बलियों की संख्या दुगनी करनी होगी। होरी ने कहा। देखो, मेरे पास इस समय तुमसे मोल भाव करने का समय नहीं है, मगर तुम्हें यह काम पूरी तरह से करना होगा, नहीं तो इतनी बलि मैं तुम्हें नहीं चढ़ा सकता। प्रशांत ने होरी से बोला। होरी ने दोबारा मेनका पर अपने जादू से कोशिश की। इस बार होरी ने मेनका को पूरी तरह से अपने काले साए में ढक लिया था। वो उसके चारों ओर मंडराने लगा। देखते ही देखते मेनका को भी परेशानी होने लगी। मेनका के सर में दर्द शुरू हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे दर्द से उसका सर फट जाएगा। वो अपना सर पकड़कर चीखने लगी। कभी मेनका को अपनी आवाज सुनाई देती तो कभी सपनों वाले भूत की। मेनका ने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया और दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। होरी ने मेनका के चारों तरफ घूमते हुए अपने एक हाथ से मेनका के सर को छुआ। होरी की उंगली से निकला हुआ काला धुआं मेनका के अंदर समा गया। मेनका के सर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही मेनका ने आंखें खोली, वो फिर से खूनी लाल रंग की हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक ही बदल गए। अरे, ये तुमने क्या किया? लगता है उसके अंदर का भूत अब जाकर बाहर आ रहा है। तुम इसको कैसे ठीक करोगे? प्रशांत ने होरी को चिल्लाते हुए कहा। होरी भी मेनका में आ रहे बदलाव को देखकर हैरान हो गया था। उसने हड़बड़ाते हुए प्रशांत से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने इससे पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी।
काबू में आने की जगह ये तो उल्टा बेकाबू होती जा रही है। मैं जो भी उपाय इसके ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ वो कोई भी सफल नहीं हो रहा है। मेनका का रंग रूप बदलने लगा था। उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा था। उसने खड़े होकर होरी के काले साए को अपने हाथों से पकड़ लिया। मेनका में आए बदलाव को देखकर प्रशांत भी घबरा गया। उसने तुरंत होरी से कहा, अब पहले इसका कोई इलाज ढूंढो। ये मेनका पे हावी नहीं होना चाहिए। अगर वो एक बार मेनका पर हावी हो गया तो उसे वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। इससे कैसे निपटना है ये बाद में सोचेंगे। पहले तो मेनका को ठीक करो। फिलहाल तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। अब सिर्फ एक ही चीज है मेरे पास जो इस पर काम कर सकती है, मगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बाद तुम उसको इस लड़की पर कैसे इस्तेमाल करते हो वो तुम देखो। होरी ने प्रशांत से कहा। फिर होरी ने हवा में कूदकर 3-4 बार एक काले साए का बवंडर बनाया। फिर होरी रुक कर प्रशांत के सामने एक आदमी जैसी आकृति में खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हथेलियों को प्रशांत के सामने खोला। होरी की विशाल हथेली में एक नीले रंग का कमल रखा हुआ था। ये पिसावा की पहाड़ियों में उगने वाला बर्फ का कमल है। कई युगों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। इसको हासिल करना बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। इसकी एक एक पत्ती किसी भी मर्ज की दवा बन सकती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी एक भी पत्ती इस लड़की को खिला सकूं। क्या पता इस चक्कर में ये मुझे ही निकल जाए। होरी ने प्रशांत को समझाया। प्रशांत ने दादाजी के मुंह से बर्फीले कमल की कहानी सुनी थी, मगर उसे लगा था कि यह काल्पनिक कहानी है। वो अपनी जिंदगी में रियलिटी में कभी बर्फीला कमल देखेगा, ऐसी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रशांत ने देखा कि मेनका अपना विशाल रूप लेकर होरी और प्रशांत की तरफ आ रही थी। प्रशांत ने झट से होरी के हाथ से बर्फीले कमल को छीन लिया। कमल हाथ में लेकर प्रशांत मेनका की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेनका नजदीक आई, होरी वापस खूनी कुएं में समा गया। देखते ही देखते वहां से खूनी कुआं गायब हो चुका था। प्रशांत ने मेनका का भयानक स्वरूप देखा। एक सुंदर भोली भाली लड़की अचानक से डरावनी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून से लाल हो गई थी और नुकीले दांत चमक रहे थे। उसके हाथों से काले रंग का धुआं निकल रहा था। उसके एक एक कदम से धरती हिल रही थी। प्रशांत मेनका की तरफ भागता हुआ गया और बोला, रुक जाओ मेनका, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि प्रशांत कुछ और कह पाता, मेनका ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रशांत के सीने पर जोर से मारा। प्रशांत 10 फुट जाकर जमीन पर गिर गया। क्या प्रशांत मेनका को ठीक कर पाएगा? क्या होरी का दिया हुआ बर्फीला कमल मेनका का इलाज कर पाएगा? विजय का क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत के पास समय बहुत कम था। मेनका का भूत मेनका पर हावी होता जा रहा था। प्रशांत के पास मेनका को ठीक करने का और कोई उपाय भी नहीं था। उसके हाथ में सिर्फ होरी का दिया हुआ बर्फीला कमल था। प्रशांत को यह नहीं पता था कि वो बर्फीला कमल क्या कर सकता है, मगर उसका प्रयोग करने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए प्रशांत भागता हुआ मेनका की तरफ गया। प्रशांत ने सोचा कि वो मेनका को कमल की एक पत्ती खिला देगा, मगर जैसे ही प्रशांत मेनका के पास पहुंचा, मेनका ने एक हाथ से प्रशांत को घूंसा मारते हुए दूर जमीन पर फेंक दिया। रुक जाओ मेनका, ये कमल ही एक आखिरी तरीका बचा है तुम्हें बचाने का। मेरी मानो और इसको दवाई समझकर खा लो। प्रशांत ने मेनका से कहा। अब मेनका को कोई नहीं बचा सकता। उसको बचाने वाला सिर्फ मैं हूं। अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो तुम सब लोग उसको पागल बनाते रहोगे। मेरा बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेचारी मेनका सबकी भलाई करते करते ही मर जाएगी।
प्रशांत ने मेनका के भूत की इलेक्ट्रॉनिक आवाज को बोलते हुए सुना। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया को मेनका जैसे ही लोग चाहिए। वो ना सिर्फ अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि वो पूरे संसार को भी सही रास्ते पर ला सकती है। तुम उसको भटका रहे हो। प्रशांत ने मेनका के सपने के भूत को ललकारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ही लोगों की वजह से मेनका जैसे लोगों का मिसयूज होता है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब से मेनका की जगह मैं लूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सपनों के भूत ने चिल्लाते हुए प्रशांत से कहा, मेनका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं मेनका को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लूंगा। प्रशांत ने जमीन से उठते हुए कहा, दोस्त, तुम्हें पता है कि मेनका तुम्हें दोस्त से कहीं बढ़कर मानती है, मगर तुम उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हो। मेनका तुमको चाहती है, मगर तुम अपनी फीलिंग्स को उसे नहीं बताते हो। तुमसे बेकार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम सच में मेनका से प्यार करते हो तो उसको बताने से डरते क्यों हो? इसलिए मुझे लगता है कि मेनका को तुमसे भी ज्यादा मेरी जरूरत है। मेनका के सपनों के भूत ने कहा। प्रशांत उसकी बातों को सुनकर हैरान था। प्रशांत को पता था कि सपनों के भूत की कही हुई बात गलत नहीं थी, मगर प्रशांत के पास अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की ताकत भी नहीं थी। प्रशांत उसके बिल्कुल करीब आ गया। प्रशांत समझ गया कि अगर उसने मेनका को नहीं जगाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्रशांत ने कमल की एक पत्ती तोड़ी और मेनका को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। पर मेनका के सपनों वाला भूत प्रशांत से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने प्रशांत को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया और तेजी से प्रशांत को जमीन पर फेंक दिया। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए प्रशांत ने हिम्मत जुटाकर एक प्लान बनाया। प्रशांत अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और मेनका के सपनों के भूत से बोला, मैं अपनी हार मानता हूं और तुम जो कह रहे हो वो मैं मानने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे अपने करीब आने दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। प्रशांत ने मेनका के सपनों के भूत को चालाकी से फंसाने की कोशिश की। प्रशांत का प्लान कामयाब हो रहा था। मेनका का भूत धीरे धीरे शांत होने लगा और प्रशांत से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वैसे भी तुम मेनका के प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत तो नहीं दे सकता। तुम अपने आप को बिना लड़ाई झगड़ा किए मेरे हवाले कर दो। प्रशांत धीरे धीरे मेनका की तरफ बढ़ने लगा। फिर प्रशांत ने उस बर्फीले कमल की एक पत्ती तोड़कर अपने मुंह में रख ली। कमल का फूल प्रशांत ने अपनी जेब में रखा और हाथ ऊपर करते हुए धीरे धीरे मेनका की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास जाते ही उसने देखा कि मेनका की आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके ऊपर सपनों के भूत ने कब्जा कर लिया था। प्रशांत ने हाथ जोड़ते हुए सपनों के भूत से माफी मांगने का नाटक किया। देखा, इसे कहते हैं ताकत का करिश्मा। पावर किसी को भी झुका सकती है। देखा मैंने तुम्हें। मेनका का भूत बस इतना ही कह पाया था कि प्रशांत ने अचानक ही अपने होठों को मेनका के होठों से लगा दिया। प्रशांत और मेनका की किस गहरी होने लगी। उसने मेनका को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। मौका देखते ही प्रशांत ने अपने मुंह में रखी हुई कमल की पत्ती को मेनका के मुंह में डाल दिया। कुछ देर प्रशांत और मेनका एक दूसरे की बाहों में किस करते रहे। जैसे ही बर्फीले कमल की पत्ती मेनका के मुंह में गई, मेनका के शरीर में बदलाव आने लगा। सपनों के भूत का प्रभाव कम होने लगा। धीरे धीरे मेनका की आंखें रंग बदलने लगी। मेनका की पकड़ की कोमलता अब प्रशांत महसूस कर पा रहा था।
प्रशांत को आभास हो गया था कि कमल की पत्ती मेनका पर अपना काम दिखा रही थी। धीरे धीरे शायद सपनों का भूत मेनका के शरीर को छोड़कर चला गया था, मगर प्रशांत मेनका को नहीं छोड़ पा रहा था। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। प्रशांत के होंठ मेनका के नरम होंठों को छू रहे थे। फिर मेनका ने अपने आप को प्रशांत से अलग किया। उसके चेहरे और आंखों पर शर्म का पर्दा पड़ा हुआ था। वो प्रशांत से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। प्रशांत भी समझ नहीं पा रहा था कि मेनका से क्या कहे। उन दोनों के बीच अनकंफर्टेबल साइलेंस को ब्रेक करते हुए मेनका ने कहा, अब अब ये तुमने मुझे क्या खिलाया था? वो 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 बर्फीले कमल की एक पत्ती थी। होरी ने वो कमल दिया था। शायद वो क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हें सपनों के भूत से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। क्योंकि अभी तो ऐसा ही हुआ है, प्रशांत ने मेनका को समझाते हुए कहा। मेनका ने प्रशांत के गले पर चोट के निशान देखे। उसने सर झुकाते हुए प्रशांत से कहा, मैंने तुम्हें फिर से मारा ना? देखो, इस बार झूठ मत बोलना। रहने दो इन सब बातों को, मगर अब ये बात समझ लो कि तुम्हें अपने सपने के भूत से निजात तो पानी होगी, है ना? मुझे लगता है कि अब हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। यहाँ का मौसम अब बदल रहा है। ये कहते हुए प्रशांत खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ मेनका की तरफ बढ़ाया। मेनका ने प्रशांत के हाथ को पकड़ा और सहारा लेते हुए खड़ी हो गई। प्रशांत के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान थी। फिर प्रशांत मेनका को लेकर पाताल लोक से बाहर आ गया। जैसे ही प्रशांत मेनका का हाथ पकड़कर दुकान पर पहुंचा, वासु और प्रिया भागते हुए उनके पास आ गए। हम लोग परेशान हो गए थे, तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लगी? वासु ने पूछा। प्रिया की नजर सीधे मेनका और प्रशांत पर गई। उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। प्रिया को अपनी तरफ देखते हुए मेनका समझ गई कि प्रिया के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने झट से अपने हाथ को प्रशांत के हाथ से छुड़ा लिया और पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। प्रिया अपनी जेब को छुपाते हुए बोली, तुम्हारा वो रूप देखकर तो मैं एकदम हैरान हूं। इसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी शक्तिशाली भी हो सकती हो। मुझे मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से हम पाताल लोक में सुनील से बच पाए। सुनील और उसकी पूरी आर्मी तो खत्म हो चुकी है, मगर पाताल लोक में मैंने विजय को सुनील के साथ देखा। वो भी सुनील की तरफ से लड़ रहा था। प्रशांत ने प्रिया और वासु को बताया। क्या कहा? विजय? विजय कैसे सुनील का साथ दे सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, प्रिया ने हैरान होते हुए कहा। हैरानी तो मुझे भी हो रही है। विजय जैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग आदमी को कोई अपने वश में कैसे कर सकता है? अगर विजय अपने होश में होगा तो वो कभी सुनील का साथ नहीं देगा। इसलिए मुझे शक है कि सुनील ने जरूर उस पर कुछ जादू टोना किया है। अच्छा भला आदमी अचानक कैसे पलट जाएगा ना? प्रशांत ने सोचते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि विजय के ऊपर वशीकरण किया गया है। मेनका ने प्रशांत की हां में हां मिलाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विजय जैसे आदमी को कोई भी अपनी बातों से नहीं बहला सकता। मैं विजय को बहुत समय से जानती हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि विजय सुनील को डबल क्रॉस कर रहा हो? प्रिया ने कहा। देखो, तुम्हारी बात में दम तो है, मगर विजय की सच्चाई जानने के लिए विजय को सुनील से अलग करना होगा। हम जितना लेट करेंगे उतना सुनील को एक नई आर्मी बनाने का समय मिल जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम अपना अगला कदम उठाने में किसी भी तरह की देर करें, प्रशांत ने कहा। वासु सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने प्रशांत से कहा, मुझे तो लगता है कि आज सुनील और विजय भी चोट खाए हुए होंगे। उन्हें भी अपना अगला कदम सोचने में समय लगेगा और हम सब भी जख्मी हैं। तो ऐसी हालत में ना तो दिमाग में कोई अच्छा प्लान बन रहा है और
ना ही शरीर में ताकत है। आज रात थोड़ी दवा दारू करके सो जाते हैं। कल सुबह उठते ही एक अच्छा प्लान बनाकर सुनील पर हमला करते हैं। सबको वासु की बात ठीक लगी। प्रशांत मेनका को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सबने तय किया कि वो मेनका के घर में जाकर रात भर आराम करेंगे। मेनका के घर पर प्रिया और वासु खाना खाते ही सो गए, मगर मेनका की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर आसमान में चांद को देख रही थी। उसको बार बार प्रशांत और उसके बीच का किस याद आ रहा था। उसका दिमाग उसको बता रहा था कि प्रशांत ने उसे किस सिर्फ उसे ठीक करने के लिए किया था, मगर मेनका का दिल कुछ और ही कह रहा था। प्रशांत और उसकी किस उनके बीच अनकहे प्रेम का इजहार था। उधर प्रशांत को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी लिविंग रूम की बालकनी में खड़ा हुआ बाहर देख रहा था। प्रशांत को विजय की चिंता सताए हुए थी। वो अपने पुराने दोस्त को ऐसे ही नहीं खोना चाहता था। सुनील के चंगुल से विजय को छुड़ाना अब प्रशांत का सबसे अहम काम बन गया था। मगर प्रशांत के लिए अब मेनका भी उतनी ही जरूरी होती जा रही थी जितना कि विजय। मेनका को उसके सपनों के भूत से बचाना था। मेनका के विकराल रूप ने पाताल लोक में सबको बचाया भी था। सुनील के खिलाफ लड़ने में वो बहुत यूजफुल था, मगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वो मेनका का मिसयूज नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही प्रशांत का दिल अब मेनका के लिए अलग तरह से धड़क रहा था। उसका नाम या ख्याल आते ही प्रशांत की हार्ट बीट बढ़ जाती थी। प्रशांत अपने ख्यालों में बहुत देर तक खोया हुआ था। फिर उसकी थकान इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो भी वहीं सोफे पे सो गया। जब सुबह प्रशांत उठा तो सूरज आसमान में चढ़ चुका था। सब लोग नाश्ता कर चुके थे और प्रशांत के उठने का इंतजार कर रहे थे। अरे, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? प्रशांत हड़बड़ाते हुए उठ गया। हमने सोचा कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, वासु ने जवाब दिया। प्रशांत ने जल्दी से नाश्ता किया और सुनील और विजय पर कंसंट्रेट किया। प्रशांत अपनी दिव्य शक्ति से उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी प्रशांत को कोई भी नहीं मिला। प्रशांत हताश होकर बैठा ही था कि अचानक उसको विजय की छवि दिखी। अचानक ही प्रशांत डर से कांप उठा। उसको देखकर सब लोग घबरा गए। प्रिया ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा। विजय खतरे में है, हमें जल्दी चलना होगा। कोई अबैंडन्ड फैक्ट्री या बिल्डिंग है और यहाँ से काफी दूर है, प्रशांत ने डरते हुए कहा। सब लोग विजय को बचाने के लिए रेडी थे कि अचानक मेनका ने सबको रोका। रुक जाओ, क्या तुम श्योर हो प्रशांत कि विजय खतरे में है? मतलब कहीं ये सुनील का कोई ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि तुम विजय को देखकर पिघल जाओगे, मेनका ने कहा। प्रशांत मेनका की बात को सुनकर रुक गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, अब सच हो या झूठ, मुझे विजय को बचाने के लिए जाना होगा। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। क्या प्रशांत विजय को बचाने जाएगा? क्या सच में ये सुनील का कोई ट्रैप था? क्या मेनका अपने अंदर के भूत से छुटकारा पा सकेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रिया और वासु प्रशांत की बात से सहमत थे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर ट्रैप भी होगा तो भी हम उसको साथ में सुलझा लेंगे, प्रिया ने प्रशांत से कहा। वासु और मेनका ने भी हाँ में हाँ भरी और सब प्रशांत के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में प्रशांत उनको लेकर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री के पास आ गया। बाहर से देखकर लग रहा था जैसे उस फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था। हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। एक काम करते हैं, दो दो की टीमों में बट जाते हैं, फिर उसके बाद अलग होकर विजय और सुनील को ढूंढते हैं। जैसे ही किसी को कोई भी दिखाई दे तुरंत इन्फॉर्म करना। प्रिया, तुम वासु के साथ जाओ, मैं मेनका के साथ रहता हूं, प्रशांत ने सबसे कहा। वासु प्रशांत के प्लान से तुरंत राजी हो गया। प्रिया ने जाने से पहले
मेनका को टेढ़ी नजर से देखा, फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। प्रशांत और मेनका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर सुनील और विजय को ढूंढने लगे। प्रिया और वासु उस टूटी फूटी फैक्ट्री के अंदर जाकर विजय को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्हें फैक्ट्री के कोने में एक स्टेयरकेस दिखा। लगता है ये स्टेयरकेस ऊपर वाले हिस्से में जाता होगा, मगर ऊपर तो सब टूटा फूटा है। प्रिया ने वासु से कहा, ऊपर चलकर देखते हैं, अगर सुनील ने विजय को कैद करके रखा है या विजय किसी तरह के खतरे में है तो ऐसी ही किसी वीरान जगह पर होगा, वासु ने कहा। प्रिया और वासु सावधानी से स्टेयरकेस पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। ऊपर के फ्लोर पर पहुंचकर वासु का शक ठीक निकला। उन दोनों ने विजय को सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। विजय को देखते ही प्रिया आगे बढ़ी और बोली, विजय, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें इस समय हमारे साथ होना चाहिए। यहाँ इस टूटी फूटी फैक्ट्री में क्यों बैठे हो? जैसे ही प्रिया विजय के पास पहुंची, विजय कुर्सी से उठ गया और अचानक ही प्रिया को एक मुक्का मारा। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूं और तुम मारधाड़ कर रहे हो? प्रिया ने कहा, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। लगता है सुनील ने इसको हिप्नोटाइज किया हुआ है। अब ये तुम्हारा पुराना वाला विजय नहीं रहा है, समझी? अपने आप को इससे बचाओ जल्दी, वासु ने प्रिया को जोर से बोलते हुए कहा। वासु की आवाज सुनकर विजय उस पर भी हमला करने के लिए कूद पड़ा। प्रिया वासु के इशारे को समझ गई। वासु और प्रिया ने मिलकर विजय का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर सुनील की दी हुई शक्तियों के बल पर विजय उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी वासु ने प्रशांत को चिल्लाते हुए अलर्ट किया, प्रशांत, यहां आ जाओ, विजय हमें मिल गया है, वासु ने कहा। नीचे खड़े हुए प्रशांत और मेनका ने वासु की आवाज सुनी। वो दोनों तुरंत सचेत हो गए और वासु की आवाज की तरफ भागने लगे। जैसे ही प्रशांत ऊपर पहुंचा, उसने वो फ्लोर खाली पाया। अरे, यहां तो कोई नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वासु की आवाज यहीं से आते हुए सुनी थी। वो तीनों लोग गायब कैसे हो गए? प्रशांत ने मेनका से कहा, जरूर ये किसी तरह का इल्यूजन है। वैसे तो वासु की आवाज काफी रियल लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब किसी खतरे में है, मगर एकदम से गायब कैसे हो गए? मेनका ने प्रशांत को जवाब दिया। प्रशांत ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रिया और वासु पर कंसंट्रेट किया। फिर उसने मेनका से कहा, कोई अंधेरा कमरा दिख रहा है। लगता है सुनील ने सबको कैद करके किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया है। हमें जल्दी ही उनके पास पहुंचना होगा। प्रशांत ने उस टूटी हुई बिल्डिंग से नीचे जाते हुए देखा। फिर उसको एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। उसने तुरंत मेनका का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ नीचे चला गया। सीढ़ी नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। प्रशांत मेनका का हाथ कसकर पकड़े हुए तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत अंधेरा था। तहखाने के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि बगल में खड़ी हुई मेनका भी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। तभी प्रशांत ने किसी की सांस चलने की आवाज सुनी। कौन है वहां? प्रशांत ने पूछा। अचानक वो आवाज तेज हो गई और किसी ने प्रशांत पर मुक्का मारने की कोशिश की। प्रशांत ने अपने आप को संभाल लिया और जवाबदारी में एक मुक्का जड़ दिया। जैसे ही वो व्यक्ति मुक्का खाकर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से कराहने की आवाज निकली। आह! अरे प्रिया, क्या ये तुम हो? लगता है मैंने गलत इंसान पर वार कर दिया, कहते हुए प्रशांत आगे बढ़ा और अपना हाथ देखकर प्रिया को उठाने की कोशिश करने लगा। मगर तभी प्रशांत को किसी ने तेजी से लात मारी। प्रशांत चोट खाकर जमीन पर गिर गया। प्रशांत ने तुरंत उठते ही अपने आप को बचाने के लिए हमला किया। जैसे ही उसने दूसरे व्यक्ति को मारा, प्रशांत समझ गया कि वो वासु था। अरे, तुम दोनों को क्या हो गया है? प्रिया, वासु, क्या यहाँ पर तुम दोनों हो? प्रशांत परेशान होकर दोनों से पूछ रहा था, मगर उसको जवाब में सिर्फ मुक्केबाजी मिल रही थी। मेनका ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और उसको खींचती हुई तहखाने से बाहर ले गई।
प्रशांत का पीछा करते हुए प्रिया और वासु भी बाहर आ गए। दिन के उजाले में अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मेनका ने चिल्लाते हुए प्रशांत को अलर्ट किया और कहा, प्रशांत अपने आप को संभालो। लगता है ये प्रिया और वासु अब अपने कंट्रोल में नहीं है। इन पर भी सुनील का जादू चल चुका है। उनकी आंखों को ध्यान से देखो, ये हिप्नोटाइज्ड लग रहे हैं। प्रशांत को मेनका का इशारा तुरंत समझ में आ गया। प्रिया और वासु प्रशांत के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े। प्रशांत प्रिया और वासु से लड़ना नहीं चाहता था, मगर अपने आप को बचाने के लिए उसे मुकाबला करना पड़ रहा था। देखते ही देखते वहां पर विजय भी आ गया। उसकी भी आंखें चढ़ी हुई थी और चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। तीनों ने मिलकर एक साथ प्रशांत पर हमला कर दिया। सुनील की वजह से अब उन तीनों की शक्तियां बढ़ चुकी थी। प्रशांत भले ही अकेला था, मगर किसी तरह से उन तीनों को रोके हुए था। मगर ये कहानी ज्यादा देर तक नहीं चलनी थी, क्योंकि अचानक ही वहां पर सुनील आ गया। सुनील के आते ही प्रिया, विजय और वासु शांति से खड़े होकर सुनील के इंस्ट्रक्शंस का वेट करने लगे। सुनील ने हंसते हुए प्रशांत से कहा, अब तुम क्या करोगे प्रशांत? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे हर करीबी इंसान को अपनी तरफ मिला लूंगा। देखो, आज तुम्हारे सारे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि तुम एक बहुत ही नाकामयाब इंसान हो। ये सब अब मेरे इशारों पर नाचते हैं। मैं उनसे जैसा करने को कहूंगा ये वैसा ही करेंगे। अब तुम मुझसे लड़ने के लिए या अपने दोस्तों को मारोगे? तुम एक बहुत ही कमीने क्रिमिनल हो। कहने को तो तुम शोषण के खिलाफ लड़ते हो, मगर आखिरकार तुम भी तो इंसानों का ही शोषण कर रहे हो, और वो भी अपने मकसद के लिए। बल्कि तुम तो और गए गुजरे हो। तुम अपने ईगो के लिए किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हो। कहते हुए प्रशांत सुनील की तरफ तेजी से बढ़ा, मगर इससे पहले कि प्रशांत सुनील पर हमला कर पाता, सुनील ने तेजी से दौड़ते हुए प्रशांत को एक मुक्का मारा। प्रशांत वैसे भी सुनील के कंपैरिजन में अब उतना स्ट्रांग नहीं था। सुनील के एक मुक्के से प्रशांत जमीन पर गिर गया। फिर सुनील ने प्रशांत के बाकी दोस्तों को इशारा किया। इशारा पाते ही वो तीनों प्रशांत की ओर लपके। प्रिया ने अपने हाथ में चाकू थाम लिया और सीधे प्रशांत की तरफ दौड़ी। प्रशांत ने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। उसने तीनों से लड़ने की कोशिश की, मगर तभी प्रिया ने प्रशांत के पेट में चाकू भोंक दिया। चाकू लगते ही प्रशांत का खून बहने लगा। कोने में खड़ी हुई मेनका ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था। वो किसी भी तरह से अपने सपनों के भूत को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहती थी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो बाकी सबसे लड़ सके। मगर जैसे ही उसने प्रशांत का खून बहते हुए देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे मेनका का भूत उसके ऊपर हावी होने लगा और देखते ही देखते मेनका के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें खूनी लाल रंग की हो गई। खबरदार जो किसी ने प्रशांत को छुआ भी तो, कहते हुए मेनका हवा में कूदकर सीधे प्रशांत के पास आ गई। फिर उसने प्रिया को कसकर चांटा मारा। मेनका का एक थप्पड़ लगते ही प्रिया दूर जाकर गिरी। फिर मेनका ने अपने हाथों से वही काले रंग का धुआं निकाला और उसकी रस्सी बनाते हुए विजय और वासु को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। जैसे ही सुनील मेनका की तरफ बढ़ा, मेनका ने उसको घूर कर अपनी आंखों से देखा। मेनका ने वासु और विजय को हवा में ही छोड़ दिया। वो दोनों जमीन पर तेजी से गिरे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। मेनका ने अपना पूरा कंसंट्रेशन सुनील की तरफ लगा दिया। उसने अपने हाथों से एक कॉन्सेंट्रेटेड काला धुआं निकाला और सुनील को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। सुनील भी अपनी ताकत से मेनका से लड़ रहा था, मगर वो मेनका का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मेनका भी उसको हवा में ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। सुनील जमीन पर गिर गया। सुनील जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। उधर प्रशांत कराहता हुआ अपने पेट के घाव को पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसने मेनका को आवाज लगाई, मेनका रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही लड़ती रही तो
प्रिया, वासु और विजय भी मर जाएंगे। सुनो, मेरे पास आओ। प्रशांत के कहने का मेनका पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो पलटकर प्रिया, विजय और वासु पर दोबारा वार करने जा रही थी। तभी प्रशांत अपने आप को घसीटते हुए मेनका की तरफ पहुंचा। उसने मेनका का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी जेब से बर्फीले कमल की एक पत्ती निकाली और जबरदस्ती मेनका के मुंह में रख दी। पत्ती का असर तुरंत हुआ। मेनका अपने होश में वापस आ गई। मेनका ने चारों तरफ देखा और प्रशांत से कहा, प्रशांत, क्या मैं क्या क्या मैंने ये सब फिर से किया? तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। उसका समय नहीं है। मेरी जेब में एक जादू दवाई रखी है, उसको निकालकर मेरे मुंह में डाल दो, प्रशांत ने कराहते हुए कहा। इतना कहते हुए प्रशांत जमीन पर गिर गया। मेनका ने तुरंत प्रशांत की जेब से एक गोली निकाली और उसे प्रशांत के मुंह में डाल दिया। अचानक ही प्रशांत का घाव भर गया और उसके शरीर में ताकत आ गई। पाताल लोक से लाई हुई जादुई दवाई ने एक बार फिर अपना काम कर दिखाया था। प्रशांत ने इधर उधर देखा और मेनका से कहा, हमें जल्दी ही कोई प्लान बनाना होगा। सुनील से लड़ना इम्पॉसिबल है और प्रिया, विजय और वासु अगर ऐसे ही यहाँ पड़े रहे तो जल्दी ही मर जाएंगे। इन तीनों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारा टारगेट सुनील है, उसको रोकने का कुछ उपाय सोचना होगा। देखो, तुम्हें जो भी करना है वो सुनील के होश में आने से पहले करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेनका ने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी प्रशांत को अघोरी की लाल किताब याद आई। उसने किताब के बारे में सोचते हुए मेनका से कहा, लाल किताब में लिखा था कि अगर कोई ताकतवर कुएं का नौकर हो तो उस पर काबू पाना असंभव होगा। उसको हराने के लिए उसका खूनी कुआं ढूंढना होगा और फिर खूनी कुएं से निवेदन करके नौकर की सारी शक्तियों को वापस कुएं में समेटना होगा। सिर्फ यही एक तरीका है एक ताकतवर खूनी कुएं के नौकर को हराने का। अभी तक हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हम सुनील को मारने का प्लान बना रहे थे और हर बार वो प्लान बेकार हो जा रहा था। इस बार प्लान चेंज करना होगा। सुनील के खूनी कुएं को ढूंढना तो एक असंभव काम है ना। वो खूनी कुआं तो सिर्फ सुनील के कहने पर ही सामने आएगा और सुनील हमारे सामने ऐसा कभी नहीं करेगा। आज अगर तुमने सुनील को छोड़ दिया ना तो फिर ये तुम्हारे हाथ दोबारा कभी नहीं लग पाएगा, मेनका ने कहा। प्रशांत के दिमाग में भी यही ख्याल घूम रहा था। वो सुनील को गौर से देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने मेनका से कहा, मैं सुनील को हरा तो नहीं सकता, मगर उसे कुछ समय के लिए बंदी तो जरूर बना सकता हूँ। और अगर कुछ समय के लिए भी मैं उसे रोक पाऊं तो उसके खूनी कुएं तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ। बस एक बार सुनील हमारे कब्जे में आ गया तो प्रिया, विजय और वासु भी सुनील के कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे और सुनील को बंदी बनाने का उपाय मुझे आता है। कहते हुए प्रशांत उठा और सुनील की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने अघोरी की लाल किताब को याद करते हुए सुनील के चारों तरफ कुछ यंत्र बनाए और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। क्या इस बार प्रशांत सुनील को बंदी बना पाएगा? क्या प्रशांत के दोस्त जिंदा बच पाएंगे? सुनील के खूनी कुएं को प्रशांत कैसे ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत ने सुनील के चारों तरफ यंत्र बनाकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसे अपने प्लान पर पूरी उम्मीद तो नहीं थी, मगर इसके सिवाय उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे जैसे प्रशांत मंत्रों को पढ़ रहा था, सुनील को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। सुनील को देखते ही प्रशांत ने मंत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। प्रशांत ने जैसे ही मंत्रों को पढ़ना खत्म किया, सुनील कोमा में चला गया। सुनील बेहोशी की हालत में जमीन पर सीधा लेटा हुआ था। मेनका दौड़ती हुई प्रशांत के पास आई और बोली, ये तुमने कैसे किया प्रशांत? अघोरी की लाल किताब में इंद्रियों को वश में करने का एक मंत्र था। इसकी वजह से सुनील एक वेजिटेटिव स्टेट में जिंदा रहेगा और उसके पांचों सेंस ऑर्गन्स ना तो कोई काम करेंगे और ना ही किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मुझे पता नहीं ये कब तक इस पर काम करेगा, तो अभी इसको हथकड़ी बांधकर अपने घर में रख सकते हैं। इससे पहले कि सुनील कोमा से बाहर आए, मुझे उसके कुएं का पता लगाना होगा।
प्रशांत ने कहा। मेनका और प्रशांत की नजर अब प्रिया, विजय और वासु पर गई। वो सब अभी भी चोट खाने की वजह से बेहोश थे। प्रिया को हल्का हल्का होश आने लगा था। प्रशांत ने मेनका से कहा, इससे पहले कि इनको पूरी तरह से होश आए, इन सबको दुकान पर लेकर चलते हैं, वहां इनका इलाज करते हैं, ठीक है? और इन्हें सुनील के कंट्रोल से बाहर लाने का कोई उपाय सोचते हैं। मेनका ने प्रशांत की हाँ में हाँ मिलाई। फिर उन्होंने जल्दी से सबके हाथों में हथकड़ी पहना दी। प्रशांत और मेनका ने मिलकर सबको उठाकर गाड़ी में डाला और दुकान की तरफ चले गए। रास्ते में प्रशांत ने रक्षित को फोन किया और उसे भी दुकान पर बुला लिया। कुछ ही देर में सब लोग दुकान पर पहुंच गए थे। प्रशांत ने रक्षित से कहा, सुनील को हथकड़ी पहनाकर कोमा में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पुलिस स्टेशन की जेल में रख दो, साथ ही साथ इसको पुलिस की कड़ी निगरानी में रखना। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनील को जेल में रखना मेरे बस की बात नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर तुम हो और सुनील को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। तुम चाहो तो मैं कुछ कांस्टेबल्स को तुम्हारे घर पर भेज देता हूं, वो तुम्हारे घर पर सुनील की निगरानी करेंगे, रक्षित ने डरते हुए कहा। प्रशांत को भी रक्षित की बात उचित लगी। उसने सुनील को अपने घर पर ही रख लिया और रक्षित से बोला, हो सकता है प्रिया सुनील के खिलाफ कुछ बयान दे सके। अभी तुम जाओ और कांस्टेबल को मेरे घर पर भेज दो। आगे कुछ होता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। रक्षित के जाते ही प्रशांत ने मेनका के साथ आगे का प्लान बनाया। प्रिया, विजय और वासु को अलग अलग कमरे में रखते हैं। फिर मैं इनके ऊपर पाताल लोक से लाई हुई दवाइयों का इस्तेमाल करके इन्हें होश में लाता हूँ, ठीक है? और उनके घाव को ठीक करता हूँ। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि हिप्नोसिस की मदद से इनके ऊपर से सुनील का कंट्रोल हटा सकते हैं? प्रशांत ने मेनका से कहा। मेनका ने कहा, हाँ मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, मगर हिप्नोसिस के लिए भी पेशेंट का सहयोग चाहिए होता है। पेशेंट की मर्जी के बिना हम उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। जिस तरह से ये सुनील के कंट्रोल में है, इनमें से कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इन पर हिप्नोटिज्म चलाना मुश्किल हो जाएगा, मगर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना? हाँ, मेरे ख्याल से तुम प्रिया और वासु पर पहले ट्राई करो। सुनील के साथ इन्होंने कम समय बिताया है, इनको वापस नॉर्मल बनाने में शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़े। प्रशांत ने मेनका को राय दी। मेनका प्रिया का इलाज करने में झिझक रही थी। फिर उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में याद आया। वो किसी भी पेशेंट को आपसी मनमुटाव के कारण ठुकरा नहीं सकती थी। इसलिए मेनका ने प्रिया को ठीक करने का आखिरकार मन बना ही लिया। वो सबसे पहले प्रिया के कमरे में गई। प्रिया के हाथ पांव हथकड़ी से बंधे हुए थे। वो अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब खूंखार भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ खोलते ही प्रिया मेनका को काट खाएगी। तभी प्रशांत भी कमरे में आया और प्रिया से बोला, प्रिया अपने आप को संभालने की कोशिश करो। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मेनका की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो और सुनील ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो गलत था। मगर प्रिया बिना कुछ सुने बौखलाए शेर की तरह अपने बालों को झटक रही थी। तभी प्रशांत ने प्रिया का हाथ पकड़ा और फिर उसने प्रिया के कानों में कहा, प्रिया याद करो वो समय जब हम साथ में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे। हमने कानून की रक्षा के लिए कसम खाई थी। उसके बाद हमने कितने सारे कातिलों को एक साथ पकड़ा था। जैसे ही प्रशांत ने प्रिया के हाथ को पकड़ा, प्रिया के पूरे शरीर में एक झुनझुनाहट सी दौड़ पड़ी। प्रिया में बदलाव दिखने लगा और उसकी आंखें अब नॉर्मल होने लगी थी। जैसे ही प्रिया की आंखें थोड़ी ठीक हुई तो मेनका ने तुरंत उस पर हिप्नोसिस शुरू कर दिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद प्रिया सुनील के वशीकरण से बाहर आ गई थी। प्रिया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि कियारा के घर में हमने रात में कौन सा खेल खेला था? मेनका ने प्रिया से पूछा। प्रशांत मेनका के सवालों को सुनकर थोड़ा हैरान था। फिर उसे समझ में आ गया कि अगर प्रिया वापस आ गई है तो उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी। उसे ऐसी बातें भी याद आ जाएंगी जो सुनील को नहीं पता थी। मेनका की तरकीब वाकई शानदार थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है,
मगर सर में अभी भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अब कियारा के घर हमने रात में प्लानचिट के साथ ट्रूथ एंड डेयर का खेल खेला था। प्रिया का ये जवाब सुनते ही प्रशांत और मेनका दोनों खुश हो गए। प्रशांत ने खुशी से प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया ने प्रशांत से कहा, विजय और वासु कैसे हैं? मैं उनको देखना चाहती हूँ। वासु और विजय अभी भी सुनील के वशीकरण में हैं। चोट लगने की वजह से वो अभी भी बेहोश है। जैसे मेनका ने तुम्हें ठीक किया है, वैसे ही अब हम विजय और वासु को भी ठीक करेंगे। प्रशांत ने प्रिया को समझाया। तो फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी से उनके कमरों में चलते हैं। जितना जल्दी हो सके उनको भी ठीक कर दो, प्रिया ने बेड से उठते हुए कहा। प्रशांत कमरे से बाहर निकला तो प्रिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। अचानक प्रिया रुकी और पलटकर मेनका को देखा। उसने मेनका को एक शरारती मुस्कान दी और प्रशांत के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। मेनका प्रिया में हुए बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। उसे शक हो रहा था कि प्रिया अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, मगर यह साबित करने का उसके पास कोई सबूत नहीं था। मेनका प्रशांत और प्रिया के साथ वासु के कमरे में आ गई। मेनका ने अपने हिप्नोसिस से वासु को भी ठीक कर दिया। वासु पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। उसके सर में दर्द था और थकान लग रही थी। प्रशांत ने उसे सोने की सलाह दी। मेनका की तकनीक विजय पर काम नहीं कर रही थी। उसके शरीर में थोड़ा बदलाव तो आया था, मगर वो पूरी तरह से सुनील के वशीकरण से बाहर नहीं निकल पाया। मेनका ने बहुत देर तक कोशिश की। मेनका भी थक गई थी और विजय भी बेहोश हो रहा था। मुझे लगता है तुम्हारा हिप्नोसिस विजय को ठीक नहीं कर पा रहा है, उल्टा विजय तो बेहोश हो गया है, प्रिया ने मेनका को ताना मारते हुए कहा। मेनका ने पैनी नजर से प्रिया को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, प्रशांत बोल उठा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। वैसे भी आज का दिन मेनका पर काफी भारी रहा है। मैं विजय को पाताल लोक की जादुई दवाई खिलाकर सोने देता हूं। हो सकता है थोड़ी देर बाद उस पर हिप्नोसिस काम कर जाए। प्रिया ने मेनका और प्रशांत के बीच की बातचीत को गौर से सुना। फिर उसने प्रशांत की तरफ देखा और बोली, मुझे बहुत थकान हो रही है और अब तो भूख भी लगने लगी है। प्रशांत, कुछ करो ना। प्रशांत ने तुरंत मेनका की तरफ देखा और बोला, मेनका, जाओ खाना बना दो। मैं यहां पर तुम्हारे नौकर की तरह खाना बनाने के लिए नहीं खड़ी हूं। ये तुम्हारा घर है, जाओ खुद बना लो। मेनका ने तुरंत प्रशांत को पलटकर रूखे स्वर में कहा। मेनका ने गौर किया कि प्रिया प्रशांत के बहुत नजदीक खड़ी हुई थी। उन दोनों के बीच की करीबी मेनका को पसंद नहीं आ रही थी। वो तुरंत गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। मेनका के बाहर जाते ही प्रिया ने प्रशांत से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेनका का बर्ताव अजीब है? हो सकता है कि मेनका के भूत ने अभी भी उस पर कब्जा कर रखा हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो दरअसल मेनका भी थक गई है और उसका कहना भी ठीक है। मैं कौन होता हूं उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं और विजय और वासु को थोड़ी देर और सोने देते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रिया ने प्रशांत से कहा, तुमने देखा ना मेनका ने हम तीनों के ऊपर कैसे वार किया था। उसकी वजह से ही हम तीनों आज ऐसी हालत में हैं। अगर तुम हमें समय से यहां पर नहीं लाते ना, तो हम तो मर चुके होते। वैसे मेनका का बर्ताव अजीब ही होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें रक्षित को उसके बारे में चौकन्ना करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, रक्षित को अभी मेनका के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अभी तो मैं खुद भी मेनका का इलाज ढूंढ रहा हूं और जब तक मुझे इस बात की पूरी क्लैरिटी नहीं हो जाती, तब तक मेनका की बात हम चारों के बीच से बाहर नहीं जानी चाहिए, प्रशांत ने जवाब दिया। प्रिया के चेहरे पर गुस्सा बढ़ रहा था। उसने प्रशांत को फोर्स करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम रक्षित को नहीं बताओगे तो मैं उसको कॉल करके बताऊंगी। एक कातिल के साथ हम सबका रहना ठीक नहीं होगा। वो मौका देखकर हमारे ऊपर फिर से वार कर सकती है। प्रिया ने अपना फोन निकालकर रक्षित का नंबर डायल किया। इससे पहले कि रक्षित को कॉल लग पाती, प्रशांत ने प्रिया के हाथ से फोन छीन लिया। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैंने कहा ना, उचित समय देखकर मैं ही मेनका के बारे में सबको बताऊंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो और अभी मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, प्रशांत ने प्रिया से कहा। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूं, मगर मुझे ना मेनका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मुझे तो बार बार ये सोचकर भी डर लग रहा है कि मेनका का भूत मेनका के जरिए हमारे साथ ही है, और मैं किसी भूत के साथ नहीं रहना चाहती। प्रिया ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है जैसे मेनका का भूत नहीं, तुम्हें कुछ और सता रहा है। देखो, अगर मेनका और तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर कर लो, ठीक है? इस तरह से बिहेव करने से काम नहीं बनेगा। प्रशांत ने प्रिया को समझाया। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मेनका से काम लेना चाहते हो, मगर मुझे उससे कोई काम नहीं है। वो तो मेरे गले पर लटकती हुई तलवार है, पता नहीं कब गला काट दे, प्रिया ने कहा। प्रिया और प्रशांत आपस में बहस कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेनका दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। उन दोनों की बातों को सुनते हुए मेनका कमरे के अंदर दोबारा आ गई। उसने प्रशांत को देखते हुए कहा, मुझे अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर प्रिया को मुझ में इतनी खामियां दिख रही है तो मेरा यहां से चले जाना ही ठीक होगा। अगर वो पुराना समय याद करके हमारी दोस्ती को नहीं पहचान पा रही है तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मैं यहाँ पर तुम लोगों के काम आने के लिए नहीं रहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से तुम लोगों की मदद करना चाहती थी, मगर तुम लोगों की बातें सुनकर ना समझ में आ गया है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। अरे, प्रिया की बातों का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो मेनका। कहते हुए प्रशांत ने मेनका का हाथ पकड़ लिया। मेनका ने एक झटके से प्रशांत से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे घर से बाहर चली गई। प्रशांत दौड़ता हुआ मेनका के पास गया। प्रशांत पीछे से चिल्ला रहा था, रुक जाओ मेनका, रुक जाओ। मगर प्रशांत की किसी भी बात का मेनका के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो दुकान से निकलकर बाहर चली गई। क्या मेनका का शक प्रिया को लेकर ठीक था? क्या प्रिया का व्यवहार सिर्फ एक नाटक था? क्या मेनका प्रशांत के पास वापस आएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत मेनका को रोकने के लिए दुकान से बाहर भागने ही वाला था कि प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने प्रशांत को रोकते हुए कहा, जाने दो उसको प्रशांत, थोड़ी देर मेनका को छोड़कर तुम्हें बाकी दोस्तों पर भी ध्यान देना चाहिए। वासु दवा खाकर आराम कर रहा है और विजय को तो अभी भी हमने बेहोश करके रखा है। मेरा इस समय मेनका को रोकना बहुत जरूरी है। प्रशांत ने प्रिया को जवाब दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है प्रशांत, मेनका को जाने दो। उसका जाना ही हम सबके लिए ठीक होगा। वो बहुत बड़ा खतरा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो, प्रिया ने प्रशांत से कहा। फिर प्रिया प्रशांत को खींचकर घर के अंदर ले आई और घर का मेन डोर बंद कर दिया। प्रशांत हताश होकर सोफे पर बैठ गया। प्रिया पीछे से आकर प्रशांत के कंधों को दबाने लगी। फिर उसने प्रशांत से कहा, चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। यहाँ बैठे रहेंगे तो परेशान ही होते रहेंगे। बाहर चलने से थोड़ी हवा चेंज हो जाएगी और जिससे मूड भी बदल जाएगा। नहीं, मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है, और वैसे भी अभी 3 लोग घर के अंदर हैं, जिनमें से सुनील पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसी हालत में घर छोड़कर नहीं जा सकता। प्रशांत ने प्रिया को जवाब दिया। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं जरा नहा कर आती हूँ। बहुत थकान हो गई है ना, तो गर्म पानी से नहाएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे, और फिर हम साथ में बैठकर कुछ खाते हैं और टीवी देखते हैं, ठीक है, जैसे पहले किया करते थे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए प्रशांत की तरफ देखा और कहा। प्रशांत को भी प्रिया के हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ में सर हिला दिया। प्रिया के बाथरूम में जाते ही प्रशांत ने जोमैटो से खाना ऑर्डर कर दिया। फिर प्रशांत सुनील को खत्म करने का और उसके कुएं को ढूंढने का तरीका ढूंढने लगा। प्रशांत अपने दादाजी की किताबें और अघोरी की लाल किताब को भी दोबारा पढ़ रहा था। कुछ ही देर में खाना आ गया, मगर प्रिया अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। प्रशांत को कुछ संदेह हुआ। उसने लिविंग रूम से आवाज लगाते हुए कहा, प्रिया, खाना आ गया है, बाहर आ जाओ। अंदर सब कुछ ठीक तो है ना? कि अचानक उसे अपने गले पर किसी के नर्म हाथों का आभास हुआ। प्रिया धीरे धीरे प्रशांत के गले और कंधों को सहला रही थी।
प्रिया ये सब मत करो, सामने बैठो और खाना खाओ। प्रशांत ने प्रिया के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा। जैसे ही प्रिया सामने आकर खड़ी हुई, प्रशांत उसको देखकर हैरान हो गया था। प्रिया ने एक पारदर्शी गाउन पहना हुआ था। उस गाउन से उसका पूरा शरीर दिख रहा था। उसके बाल अभी भी पानी से भीगे हुए थे। वो जाकर प्रशांत की गोद में बैठ गई और अपने हाथों से प्रशांत के गालों को छूने लगी। फिर प्रिया ने प्रशांत को किस करने की कोशिश की। प्रशांत ने तुरंत प्रिया को हटाकर अपने से दूर कर दिया। फिर वो सोफे से खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें पता है ना प्रिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और वो भी बहुत समय पहले। अब मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक दोस्त की तरह सोचता हूं, और तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि अब हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है, मगर एक समय तो हुआ करता था ना। क्या हम उसको फिर से शुरू नहीं कर सकते? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने को तैयार हूं। कहते हुए प्रिया ने प्रशांत को अपनी नशीली आंखों से आंख मारी। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए प्रशांत की तरफ आई और कसकर उसको अपनी बाहों से पकड़ लिया। प्रिया का शरीर प्रशांत के शरीर को छू रहा था। प्रशांत ने अपने आप को प्रिया की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि वो मेनका यहां से चली गई। उसके सामने ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वो क्या सोचती। मगर तुम्हारी और मेरी रिलेशनशिप तो बहुत पुरानी है ना। हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रिया ने प्रशांत को देखते हुए कहा। प्रशांत ने झटके से प्रिया को अपने आप से दूर किया। फिर उसने प्रिया से बोला, हमारे बीच का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसको दोबारा खोलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि अगर हम जिंदगी में मूव ऑन कर लें। देखो, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, और अगर हमारे बीच दोस्ती रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्रशांत। मैं तो प्रिया प्रशांत से इतना ही कह पाई थी कि अचानक डोरबेल बजी। प्रशांत हैरान था कि इस समय उसके घर पर कौन आया था। प्रशांत अलर्ट होकर दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर हैरान हो गया। फिर प्रशांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है मेनका। मेनका का नाम सुनते ही प्रिया के शरीर में आग लग गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। फिर उसने मेनका को देखते हुए कहा, तुम वापस क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना इस घर से चली जाओ। अब यहां क्यों आई हो? प्रिया की बातों को सुनकर मेनका मुस्कुराने लगी। फिर उसने प्रिया से कहा, मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया। मुझे लगा कि तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए चली आई। मेनका मुस्कुराती हुई घर के अंदर आ गई। फिर उसने प्रशांत को देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। प्रशांत मेनका की बात को समझ नहीं पाया। तभी प्रिया उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली, और शर्मिंदा होना भी चाहिए। तुम्हारी वजह से हम तीनों की जान खतरे में पड़ गई, और मुझसे ही नहीं, तुम्हें तो विजय और वासु से भी हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत को प्रिया की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने प्रिया को देखते हुए कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेनका ने कहा है ना कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। अब वो सबसे जाकर माफी क्यों मांगेगी? प्रिया की बातों का मुझे बुरा नहीं लग रहा है प्रशांत, और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी जैसे ही वो दोनों अपनी नींद से जागेंगे। प्रशांत से कहा। फिर मेनका सोफे पर जाकर बैठ गई और प्रिया को ध्यान से देखने लगी। मेनका ने प्रशांत से कहा, दरअसल मुझे तुम्हारी समस्या का इलाज मिल गया है, इसलिए मैं इतनी रात को तुम्हें बताने के लिए यहाँ वापस आई। इसके लिए कल तक रुकना ठीक नहीं होता। समस्या का उपाय? ऐसा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? मेरी सबसे बड़ी समस्या तो सुनील है, और सुनील को मारने का। प्रशांत अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था कि मेनका ने उसको बीच में ही रोक लिया। मेनका ने कहा, हाँ वही सुनील। सुनील को मारने का मुझे उपाय मिल गया है। मैं तुम्हें वही बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इतना कहते हुए मेनका ने प्रशांत और प्रिया दोनों के चेहरे पर गौर किया। प्रशांत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि
मेनका ने सुनील को मारने का उपाय ढूंढ लिया था। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों ही भाव थे, मगर मेनका ने ध्यान दिया कि प्रिया के चेहरे पर एकदम विपरीत भाव थे। प्रिया गुस्से में तो थी, मगर मेनका की बात सुनते ही घबरा गई। उसके चेहरे पर डर मंडरा रहा था। वो उपाय क्या है? मुझे जल्दी बताओ, मैं अभी जाकर उस उपाय को यूज करता हूँ। प्रशांत ने मेनका के ख्यालों को तोड़ते हुए बोला। मेनका ने प्रिया को टेढ़ी नजर से देखा और फिर उसने प्रशांत को देखते हुए कहा, मुझे पता चला है कि सुनील को मारने के लिए देवदार की लकड़ी का बना हुआ कील चाहिए। अगर उस लकड़ी की कील को तुम सुनील के दिल में घुसा दो तो सुनील तुरंत मर जाएगा। ये झूठ बोल रही है प्रशांत, इसकी बातों में मत आना, प्रिया ने प्रशांत से कहा। प्रशांत मेनका की बात सुनकर इतना एक्साइटेड था कि उसने प्रिया की बात को नजरअंदाज कर दिया। देवदार की लकड़ी? अब बनारस में देवदार की लकड़ी कहां से मिलेगी? प्रशांत ने हैरानी से मेनका से पूछा। वैसे मैंने सुना है कि बनारस में कुछ फर्नीचर की दुकान है जहां पर देवदार की लकड़ी का फर्नीचर बनता है। हो सकता है वो तुम्हें कुछ लकड़ी दे दे। हाँ, कील तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी या फिर उनके कारपेंटर से पूछना होगा, मेनका ने प्रशांत से कहा। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं अभी जाकर देवदार की लकड़ी की बनी हुई कील लेकर आता हूँ। वैसे मेरे आने तक तुम यही रुकना मेनका। इतना कहते हुए प्रशांत तेजी से घर से बाहर चला गया। प्रिया ने प्रशांत को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। प्रशांत के जाने के बाद दरवाजा बंद करके जैसे ही प्रिया पलटी, उसने मेनका को अपने पास खड़े हुए देखा। मेनका अपने दोनों हाथ बांधे हुए खड़ी थी। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। मेनका ने प्रिया से कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो। प्रशांत पर काबू पाने के लिए अब तुम इतनी घिनौनी हरकत भी करोगी। प्रिया ने पहले अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर वो मेनका का इशारा समझ गई। वो मुस्कुराती हुई मेनका को धक्का देते हुए आगे निकली और सोफे पर जाकर बैठ गई। प्रिया ने अपने दोनों पैर उठाकर मेज पर रखे और मेनका से बोली, क्यों, तुम्हें डर है कि कहीं तुम प्रशांत को खो ना दो? वैसे प्रशांत और मैं पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और हमने एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। आज उस समय को याद करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना फिर से एक बार अपनी रिलेशनशिप को चांस दिया जाए। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी फालतू की बातों में आ जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हाँ, आज सुबह जाते समय मैं एक बार तुम्हारी बातों में आ गई थी, मगर फिर मैं सुनील की शातिर चाल को पहचान गई कि तुम प्रिया नहीं हो। तुम सिर्फ प्रिया बनने का नाटक कर रही हो और अब मैं तुम्हारी असलियत को अच्छे से जान गई हूँ। इसलिए मैं प्रशांत को अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुमसे जो हो सके कर लेना। मेनका ने भी प्रिया को सख्ती से जवाब दिया। मेनका की बात को सुनकर प्रिया के हाव भाव एकदम से बदल गए। उसके चेहरे की हंसी चली गई और वो फिर से शैतानी आंखों से मेनका को घूरने लगी। प्रिया ने मेनका से कहा, हाँ, ठीक समझा तुमने, मगर अब तुमको हकीकत समझ में आ ही गई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी बर्दाश्त करो। प्रिया ने ध्यान दिया कि मेनका पर अभी भी उसके सपने का भूत हावी नहीं हुआ था, इसलिए इस समय मेनका को कब्जे में करना या मारना आसान होता, क्योंकि अगर मेनका के सपनों का भूत बाहर आ गया तो वो प्रिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रिया ने मेनका को ज्यादा उकसाना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत मेज पर रखा हुआ चाकू उठाया और मेनका की तरफ भागी। मेनका को प्रिया के ऊपर पहले ही शक था, इसलिए वो अलर्ट थी। उसने जैसे ही प्रिया को अपनी ओर भागते हुए देखा, वैसे ही वो भागकर कुर्सी के नीचे जाकर छुप गई। प्रिया भागते हुए मेनका की तरफ आई और लात से कुर्सी को मारकर दूर फेंक दिया। मेनका ने फिर से भागने की कोशिश की, मगर प्रिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? तुम एक असहाय अबला नारी हो जिसका गला मैं एक बार में चाकू से काट दूंगी। एक ही बार में तुम्हारा काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा और मेरी हकीकत तो तुम जान ही गई हो। हाँ, तो तुम्हारा जिंदा रहना अब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, और इससे पहले कि तुम्हारे सपने का भूत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए,
मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी, प्रिया ने कहा और चाकू को मेनका के गर्दन पर लगा दी। प्रिया मेनका के ऊपर कातिलाना वार करने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसके सख्त हाथों ने प्रिया के हाथ को कसकर पकड़ा, जिससे प्रिया की पकड़ कमजोर होने लगी। मौका देखते ही मेनका उसके हाथ से निकलकर भाग गई। प्रिया ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर हैरान थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? प्रिया ने डरते हुए पूछा। प्रिया का चेहरा डर से लाल हो रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसको रंगे हाथों मेनका का खून करते हुए किसी ने पकड़ लिया था। कौन था जिसने प्रिया को रोक लिया था? क्या प्रशांत सुनील को मारने के लिए देवदार की लकड़ी की कील ला पाएगा? प्रिया, विजय और वासु वापस नॉर्मल कैसे हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।